नेगेटिव पॉजिटिव क्या कोरोना। तो जब सर इनका टेस्ट किया तो शाम को रिपोर्ट आ गई नेगेटिव है। तो जो साथ वाला बेड था, जो इधर वाला बेड था, तो वो भी पॉजिटिव थे दोनों। उस टाइम मुझे बड़ा डर लगा। मैं कहा अब अगर मैंने अपनी टीम के बंदों को बताया, जब मैंने किसी को फोन करके बताया यहाँ पे कोई नहीं आएगा, वहां पे इंसानियत को बिल्कुल शर्मसार कर दिया लोगों ने। वो तो मैं कहता हूँ सर बहुत हैरानी वाली बात उस टाइम हुई कि जब वो लड़का, जवान लड़का था, 24 साल उसकी उम्र थी, हार्ट अटैक से उसकी डेथ हुई। एक दिन एक रात डेड बॉडी कमरे के अंदर रही। आदमी का बिजनेस बांधता है, वो कहां से 10-15 हजार देगा। आज के जो हमारे लड़के हैं, एक तो नशे की तरफ चल पड़े हैं, नशा बहुत ज्यादा हो चुका है और नशा इतना फैल चुका है कि लोगों के जो शरीर है वो इतना दम नहीं रखते हैं आजकल। नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन की एक मुलाकात प्रोग्राम में फिर एक बार आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शक गुप्ता। आज हमारे साथ हैं उड़ान वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन शीतल सिंह जी। शीतल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आपको हम याद दिला दें, एक वक्त जम्मू के अंदर ऐसा आया था कोरोना काल का, जिसमें कोई भी ऐसा घर नहीं था जिसने इस शादी को ना देखा। बहुत बुरा समय था, हॉस्पिटल में बेड नहीं थी, दवाइयां नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थे और डेड बॉडी को कोई उठाने वाला नहीं था। लोग भूखे मर रहे थे, घरों के घर तबाह हो रहे थे। और उस समय ये उड़ान वेलफेयर सोसाइटी जो है वह सामने आई और इन्होंने बहुत काम किया। उस वक्त जरूरतमंदों को खाना दिया, जिनको दवाइयों की जरूरत थी दवाइयां दी, और सबसे बड़ी बात है, जिस बूढ़े माँ बाप को अपने बच्चे भी छोड़ के चले गए, मरने के बाद इन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया। सिर्फ अंतिम संस्कार ही नहीं किया, उनकी हड्डियों को भी विसर्जन किया, जो आखिर में किया जाता है, जैसे जिसका हक बच्चों को दिया जाता है। और बच्चे जब इनकार कर दें, दूर हो जाए ऐसे काम के लिए, तो समाज में ऐसे लोग भी हैं जो इस काम के लिए खुद अपने आप को आगे लाते हैं और उन्होंने करके दिखाया। तो बात करते हैं शीतल सिंह से। शीतल जी, बहुत बुरा वक्त था जी सर, और आपने तो बड़ी नजदीकी से देखा उसको। उस वक्त के हालात ऐसे थे, खाना तो एक तरफ रह गया, खाने की तो लोग मदद कर ही देते हैं किसी ना किसी तरीके से, लेकिन जो हॉस्पिटल के अंदर पोजीशन थी वो आपने अपनी आंखों से देखी, अपने हाथों से की। क्या समय था वो सर? अगर उस समय को याद करो तो रूह तक काम जाती है। लेकिन सर देखिए, मेरी एक सोच थी कि जितनी ज़्यादा मेरे से सेवा हो जाए तो मैं उतनी ज़्यादा सेवा करूं। और दूसरा ये कि मैं जात पात से बिल्कुल ऊपर उठ के, एक अलग मेरी सोच थी कि मैंने इंसान की मदद करनी है इंसानियत के नाम पे। तो सर वो टाइम सोच के भी इस टाइम रूह तक काम थी और डर भी लगता था। जिस हालातों में हम हॉस्पिटल के अंदर थे, हॉस्पिटल के बाहर थे, और मैं उस दिन हॉस्पिटल ही जा रहा था क्योंकि हमने खाना देना था। तो रास्ते में मुझे फोन आता कि ऐसे ऐसे बस स्टैंड में एक सरदार जी हैं, तो उनको मेरे टीम के साथी 3-4 दिन से खाना वहां पे दे रहे थे। तो जब मैं सर वहां पे पहुंचा तो मैंने देखा कि काफी लोग इकट्ठे हुए थे वहां पे, काफी रश पड़ा हुआ था। तो मैंने एम्बुलेंस को फोन किया तो एम्बुलेंस थोड़ी लेट हो चुकी थी। तो मैंने वहां पे ऑटो अरेंज करवाया कि ऑटो में इनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो उस टाइम ये बात कर रहे थे और मैंने इनको पूछा तो मैं आप कहाँ से है, तो उन्होंने ये बोला कि मैं दिल्ली से हूँ, तो मेरी घर वाले मुझे घर से निकाल दिया है। तो हमने इनके घर वालों को फोन किया तो वो उन्होंने सीधा बोल दिया कि हम इनकी केयर नहीं करेंगे। तो इतनी बात हुई उस टाइम, बच्चों ने बोल दिया। तो उस टाइम मेरे दिमाग में ये था चलो कोई बात नहीं, एक इंसान को हॉस्पिटल पहुंचाओ तो इसको थोड़ा ट्रीटमेंट मिले तो थोड़े ठीक हो जाएंगे। तो जब मैंने सर वहां उनको उठाने लगा तो मुझे काफी लोगों ने मना किया, यार ये पॉजिटिव होंगे, इनको हाथ मत लगाना। तो उस टाइम वहां पे आधा घंटे यही बात चलती रही। तो मैं कहा यार पॉजिटिव होना, कल को हम हो जाएंगे तो हमें भी कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैं कहा ये बात गलत है, आप किट अरेंज करवाओ। उस टाइम हमने 1-2 किट भी मंगवा ली थी। तो आधे घंटे बाद जब हमने ऑटो का अरेंज किया तभी एम्बुलेंस आ गई। तो मैंने उनको उठाया तो काफी स्टाफ भी था एम्बुलेंस के अंदर, तो हमने उनको गाड़ी में डाला तो बख्शीनगर हॉस्पिटल एडमिट करा दिया। जब सर बख्शीनगर पहुंचे वहां पे तो एकदम रश पड़ा था अंदर, इमरजेंसी के अंदर, मतलब बेड खाली नहीं था, एक बेड पे 2-2 मरीज।
आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, ऐसे डेथें हो रही थी, बंदा देख के परेशान हो जाता था। मैं आधा घंटा बाहर आ तो मैंने सरदार जी ने बोला मैंने पानी पीना है, तो मैंने उनको पानी की बॉटल दी, बाहर से मंगवाई, तो बॉटल दी, तो पानी के लिए उन्होंने पानी पिया, तो उनका ट्रीटमेंट फाइल शायद मैंने सारी बना दी। तो उस टाइम मुझे नाम भी उनका सही नहीं पता था, तो जो लड़के पास उनका वोटर कार्ड था वो लड़का उस टाइम वहां पे पहुंचा नहीं, क्योंकि उसको भी थोड़ा डर था कि यार वहां पे बड़े पॉजिटिव केस है, मैं कहीं फंस ना जाऊं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मैंने उसको फोन किया, तो कहता भैया मैं आपको बाहर दे जाता हूँ आके। तो उसके बाद मैंने सर उनका ट्रीटमेंट करवाया, तो एडमिट भी करवाया। एक तो मैं 1 घंटा बेड नहीं वहां पे मिला, वहां पे एक डेथ हुई दूसरी बेड के ऊपर डेथ हुई, तो मैंने फटोफट इनको वहां पे उठाया, लड़के को साथ लगा के इनको बेड के ऊपर लटा दिया। लटाने के बाद जब मैंने डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने बोला इनका जी पॉजिटिव टेस्ट करना है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या करो ना। तो जब सर इनका टेस्ट किया तो शाम को रिपोर्ट आ गई नेगेटिव है। तो जो साथ वाला बेड था, जो इधर वाला बेड था, तो वो भी पॉजिटिव थे दोनों। उस टाइम मुझे बड़ा डर लगा, मैं कहा अब अगर मैंने अपनी टीम के बंदों को बताया, जब मैंने किसी को फोन करके बताया यहाँ पे कोई नहीं आएगा। उस टाइम मैं भी थोड़ा डरा, मैं कहा देखो भगवान के रंग के बंदा बिल्कुल नेगेटिव है, पॉजिटिव में रहते हुए भी आले द्वारे लोग वैसे घूम रहे हैं, तो ये बंदा नेगेटिव। उस टाइम मैं समझा कि जिसको भगवान रखे तो ऐसे कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने सर शाम को उसकी लड़की को फोन किया, मैं कहा ऐसे ऐसे बात है, अब वो थोड़े रिकवर हुए हैं, तो बताओ क्या करना। कहते जी नेगेटिव या पॉजिटिव है, तो मैंने बोला जी नेगेटिव है। तो कहती आप इनको ना गुरुद्वारे आश्रम छोड़ दो। तो मैं कहा ठीक है, जब आप ये ठीक होते आप जम्मू आओ, खुद ही छोड़ दो इनको, आके खुद ही हाल चाल पूछो, मैं कैसे छोड़ सकता, नहीं हम आपको लिख के दे देते हैं, लेटर लिख के दे देते हैं। तो मैंने फोन कर दिया। 2 दिन वहां पे हॉस्पिटल में ऐसे बात होती थी, लड़की डालती रही यहाँ हूँ मैं वहां हूँ, उसका जो साथ था वो भी लड़का डालता रहा। तो मैंने भी इतना जोर नहीं डाला, मैं छोड़ो पर अगले नहीं लेना चाहते, हम जबरदस्ती क्यों करेंगे। तो उसके बाद मैंने पुलिस स्टेशन में भी बता दिया कि सर मेरी ऐसे बात हुई, लड़की ने ये बोला, उन्होंने बोला SHO सामने चलो इनका ट्रीटमेंट होने दो, ठीक होने दो, फिर देखते हैं क्या करना है। तो तीसरे दिन सारे इनकी डेथ होगी। डेथ होने के बाद मैंने लड़की को फोन किया कि भाई ऐसे डेथ होगी, आप आ जाओ जम्मू। तो लास्ट बार आके अपनी वो क्रिया जो भी है कर लो, चलो फैमिली में बड़ी लड़ाइयां होती हैं, लेकिन लास्ट टाइम सब भूल जाते हैं। लड़की के दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसने लड़के को फोन दिया, मतलब शाम तक यही बातें चलती रही, मैं आ रही हूँ जा रही हूँ, आप कर दो वैसे कर दो, मतलब उसने बड़ा कंफ्यूज कर दिया। वो तो मीडिया में बोलना शुरू कर दिया। मैं कहा अब तो हद हो चुकी है। फिर मैंने उनके फैमिली के जो ब्रदर थे, उन्होंने पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर लिया, सोशल मीडिया में उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे फोन कर दिया आप ही करोगे जो करोगे, हम आपको लिख के देते आप संस्कार करो। फिर लड़की ने पंगा डाल दी जी मैं करूंगी आके। मैं चलो ठीक आप आ जाओ जम्मू, मुझे क्या फर्क पड़ता है। हमने 12 घंटे वेट किया कि हम सुबह फ्लाइट से आ रहे हैं, फिर भी नहीं आई लड़की। फिर लास्ट में उसने अपने वकील के थ्रू एक मैसेज भेजा मुझे कि आप संस्कार कर दो, हमें अस्थियां दे दो। अच्छा, मैं कहा चलो ठीक है। फिर मैं गया संस्कार के लिए, जब हमने संस्कार कर दिया सारा कुछ करके, मैंने उनको वीडियो फोटो शोटो सब भेज दिए, उनके भाइयों को, उनकी पूरी फैमिली को पता चल चुका था। और लड़की ने स्विच बंद कर दिया। उसके बाद सर उसके बाद 2 महीने लगातार हम वेट करते रहे। 2 बार कोरियर भी गया, जब कोरियर से अस्थियां भेजी वहां से वापस आई। अच्छा, जब वापस आई तो हमें पता वहां पे रिपोर्ट थी कि फेक एड्रेस दिया लड़की ने, स्विच बंद है। हम वेट करते रहे। फिर मैंने उनके जो ब्रदर थे, जो उनके रिश्तेदार थे, मैंने उनको फोन किया, चंडीगढ़ में भी और दिल्ली में। उन्होंने कहते आप ही सारा कुछ, आपने जब बोला बेटा बन के तो आप ही कर दो सब कुछ। तो मैंने कहा चलो ठीक है सर। फिर मैं अस्थियां अखनूर लेके गया, वहां पे अरदास कराई, उनके नाम पर हमने लंगर भी लगाया। लेकिन मैं उस टाइम उनके ब्रदर ने मुझे बोला कि आप संस्कार के लिए पैसे ले लो। मैं नहीं सर, मैं नहीं दूंगा कोई पैसे, ना ऐसी कोई बात है। तो जो भी आपने करना होगा उनके लिए, जो आपकी श्रद्धा है पैसे के लिए, आप उधर दिल्ली गुरुद्वारे में उनका खंड पाठ करवा दो। तो उन्होंने भाइयों ने खंड पाठ वहां पे करवा दिया। उसके बाद सर हॉस्पिटल में हमने लगातार मेडिसिन भी दी। अच्छा, जो गरीब इंसान थे। उसके बाद ऑक्सीजन की बड़ी उस टाइम वो थी, और बहुत ज्यादा ब्लैकमेलिंग ऑक्सीजन की हॉस्पिटल के अंदर हो रही, 800 रुपए पर डे था। वो 2-3 लेडीज थी जिनके पास पैसे ही खत्म हो गए। फिर हमने उनको ऑक्सीजन फ्री भी अंदर दिलाई। उसके हमने 3 टाइम वहां पे खाना भी रखा हुआ था, जो लगातार खाना अंदर जा रहा था। हमने लड़के रखे हुए थे पूरे ट्रस्ट के, वहां पे लड़के थे हमारी टीम के साथी, जो जिनको बच्चे बुजुर्गों को छोड़ गए थे, जो घर में पॉजिटिव थे वहां पे पॉजिटिव थे, उनकी हमने पूरी सेवा ली। उनके लड़के, उनके बच्चे वो देखने नहीं आते थे, बच्चे नहीं देखने आते थे। वो खुद कहते थे पॉजिटिव में आ नहीं सकते हैं जी, हमें ना कुछ हो जाए। तो वो लड़के उनके कपड़े चेंज करने, उनको दवाइयां देनी, उनके बाद खाना देना, बार बार टेस्ट होता था, नीचे जाना ऊपर आना। तो लड़के हमने उनको दे दिए थे। 5-6 लड़के की पूरी टीम थी हॉस्पिटल के अंदर, पूरा मैनेज रखा हुआ था, ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आई। और हम लगातार पॉजिटिव वार्ड में जाते, 1 महीना लगातार हमने वहां पे सेवा भी की। उसके बाद बीच में एक केस हुआ ब्लैकमेलिंग का, बख्शीनगर दुकान के
एक इंसान ने 60,000 की मशीन बेची, उसका भाई सीरियस हो गया, मशीन खराब होगी, ना वो मशीन दे ना वो पैसे दे। फिर हमने उससे मशीन पैसे भी हमने वापस कराए, मैंने दुकान पे जाकर हमने लड़े भी उसके लिए। मैं कहा यार तेरे अंदर इंसानियत ही नहीं है, लोग इस टाइम मर रहे हैं, लोगों को परेशान है, लोगों को इस टाइम मदद चाहिए, एक दूसरे की सेवा चाहिए, और यार तुम लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो। मैं पैसे कमाने की पूरी उम्र पड़ी हुई तुम लोगों के लिए, आज का दिन छोड़ दो। उस बंदे को समझाया, पता काफी डीसी साहब ने उसकी दुकान तक बंद करवा दी, लाइसेंस तक वो हो गया, तो उसने फिर उस शर्मो शर्मी से पैसे वापस दिए। उसके बाद सर एक केस हमने यहाँ पे हैंडल किया रेलवे स्टेशन पे, वहां पे इंसानियत को बिल्कुल शर्मसार कर दिया लोगों ने। वो तो मैं कहता हूँ सर बहुत हैरानी वाली बात उस टाइम हुई कि जब वो लड़का, जवान लड़का था, 24 साल उसकी उम्र थी, हार्ट अटैक से उसकी डेथ हुई। एक दिन एक रात डेड बॉडी कमरे के अंदर रही, और उसकी मदर साथ थी। मदर को शॉक लगा, वो भी बेचारी 1.5 दिन पूरा उसके साथ ही रही। 2 से फोन कर रहे थे, फोन को उठा नहीं रहा था। उन्होंने पुलिस वालों को फोन किया, पुलिस वाले वहां पे पहुंचे, दरवाजा तोड़ा। तोड़ने के बाद फिर मैं पहुंचा, उस लेडीज को बाहर निकाला, पूरा हमने क्रिया का सामान उसको ला के दिया, पूरे प्रॉपर तरीके से उस लड़के का संस्कार कराया। और देखिए क्वार्टरों में 7 क्वार्टर जुड़े हुए थे, लोग दरवाजा खोल के देख रहे थे तमाशा, तो दरवाजे तक बंद कर लिया। शमशान घाट तक कोई भी इंसान नहीं आया, सिर्फ हम 3-4 लड़के थे, उसकी मदर थी, पूरा उसका लड़के का क्रिया वहां पे पूरा पंडित बुला के पूरा सिस्टम किया। उस टाइम भी ये इन लोगों ने इंसानियत को शर्मसार किया। उस बार एक 6 महीने की लड़की थी, बच्ची थी, उसको मार के नहर के ऊपर छोड़ दिया। अच्छा, उसको हमने पूरे तरीके से, जब मुझे पता चला मैंने दफनाया। और देखिए जम्मू में ऐसी हरकतें हो रही हैं कि जम्मू की लेडीज, जब माँ बाप ऐसे बच्चों को छोड़ देते, बच्चों के लोग तरसते हैं। और ये कोरोना, ये जो लोगों को तब भी समझ नहीं आई कि इससे कई केस हमने हैंडल किए। उसके बाद मालिक मकानों ने जो काम किया वो बहुत सारा बड़ी दुख की बात होती है उस टाइम। देखिए जैसे मैंने जीवन नगर से एक इंसान को उठाया, उसका सामान बाहर मालिक मकान ने निकाल दिया, बीमार हुआ था, वो किराया लगातार 2 साल से वो दे रहा था, फिर उसने 2 महीने कोरोना में नहीं दिया, तो थोड़ी इंसानियत रखनी चाहिए थी। उसको बाहर निकाला, फिर हमने उसको एडमिट कराया, उसका ऑपरेशन कराया। उसके बाद ऐसे कई केस हैं जो किराएदार बेचारे बीमार थे, मालिक ने बाहर निकाल दिए। एक एपिसोड है सरदार थे शनि के वाइफ टीचर थी, उस इंसान ने बहुत लेडीज को तंग किया किराए के लिए। वो बेचारा पॉजिटिव वार्ड में बैठा हुआ, छोटे छोटे बच्चे उसके, वो खुद बेचारा परेशान था, वो खुद रो रहा था अंदर बैठ कर, लोग उसको तंग कर रहे हैं। मतलब इतने केस मैंने ये देखे हैं, मालिक मकानों ने एक इंसानियत को शर्मसार किया। अगर एक 2 साल से आप किसी से पैसे ले रहे हो तो 2 महीने लोगे तो क्या हो जाएगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। लेकिन इतनी सोच नहीं है लोगों में कि भगवान ने इतना एक मैसेज दिया, जो कोरोना एक मैसेज है कुछ नहीं, ना दिखती है बीमारी क्या क्या नहीं, एक मैसेज था। देखिए गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद तक बंद हो गए, जो इंसान चाहता था वो चीज बंद होगी, एक जगह इंसान को कैद कर दिया। लेकिन सोचना चाहिए इंसान को कि इंसानियत सबसे बढ़ के ऊपर है, कि हमें इंसान की मदद करनी चाहिए। एक जगह इंसान और बच्चे बुजुर्गों को छोड़ रहे हैं, उनके लिए हमने रहने का बंदोबस्त किया शेल्टरों में। खुद मैं गया, उनको खाना शाना खिलाया, खुद गाड़ी में बैठा के उनको छोड़ के आया, जो आज मजे से लोग वहां पे रह रहे हैं। हर जगह इंसानियत शर्मसार होती, जम्मू में हर जगह हुई। बिल्कुल सही कहा आपने। ये वो समय एक ऐसा था, वाकई बड़े दुख की विषय कहना पड़ता है। और उस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल ये आ रही थी सामने कि जब कोरोना से किसी की डेथ हो जाती है तो उसके घर वाले भी उसकी बॉडी लेने से इनकार कर देते हैं, उसका अंतिम संस्कार करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। सबसे पहले तो शमशान घाट ढूंढना पड़ता है। पहले शुरू में ये भी बड़ी प्रॉब्लम आई कि शमशान घाट में किसी को संस्कार नहीं करने देते थे। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ तय किया कि शमशान घाट में इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उस वक्त भी आपने बहुतों का अंतिम संस्कार किया जिनके बच्चे सामने नहीं आए। देखिए सर, उस टाइम हालात ऐसे थे, जब हॉस्पिटल के अंदर डेथ हो जानी, कोरोना पॉजिटिव था, उसको बिल्कुल पैक करना, बक्से में डालना, गाड़ी में रख देना। उसके बाद शमशान घाट जाना था, तीनों शमशान घाट फुल होते थे, दिन के 10-10 अग्नियां चलती थी वहां पे। ऊपर वहां पे जगह नहीं मिलती थी अग्नि कहाँ लगानी है। और उस टाइम इतनी परेशानी हमें आती थी कि लड़के साथ जाते थे कि बॉडी उठानी, वहां पे उतारनी, उसका संस्कार करना, अस्थियां उसकी वो करनी, वो बड़ा टफ टाइम था। लेकिन मैंने कई लोगों को उस टाइम, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपके चैनल के माध्यम से मैंने बड़े फोन किए, बड़े जिनकी डेथ हो में यार आपका वो नहीं जी, हम पॉजिटिव ना हो जाए हमें। मैं ये सोचता था कि एक बार भी लोग ये नहीं कहते थे कि हम इसकी शक्ल देख लें। मतलब ये हालात लोगों ने बना दिए थे कि इंसानियत तो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। बहन भाई रिश्ते नाते डर के मारे खत्म। मैं अकेला डेड बॉडी लेके जाता था। और मैं तब भी न्यूज में यही मैसेज देना चाहता था कि आप इंसानियत अपने दिल में रखें। मैं इसलिए बार बार न्यूज में बोलता था इंसानियत जगाएं कि रिश्ते नाते पानी मत करें।
जिस इंसान ने आपके लिए 40 साल या 50 साल दे दिए हैं कमाई कर करके पालना, बच्चों को बड़े करना, तो बच्चे लास्ट में ऐसा करें तो उसकी हालत क्या होगी अंदर से। मतलब हर जगह देखने को आया कि जम्मू में इतने केस हमने देखे, इतने देखे कि पूरी लिस्ट में दूं तो इधर 2 दिन लग जाएंगे आपको पूरी लिस्ट देते हुए कि जो मैंने अपने हाथों से संस्कार किया। और देखिए कोरोना ने एक चीज और दिखा दी सबसे बड़ी, कि हमने एक बड़ा विचार और वहम होता था लोगों के दिलों में, आप तो अच्छी तरह जानते हो कि जी कुआरे की डेथ होगी तो हम उसको जी परमंडल लेके जाएंगे, कहीं को कुआरा वापस ना आए, ये बड़ा लोगों में वहम होता। और सर मैंने उस टाइम कोरोना में देखा कौन कुआरा कौन शादीशुदा कुछ नहीं पता। कोरोना से डेथ हुई, क्या किया, चलो शमशान घाट। कहाँ शमशान घाट? क्षत्रिय नगर, जोगी गेट, तो जाए जो आपके पास है वहां पे ले जाओ। उधर किसी ने नहीं देखना कि कुआरा है क्या, चलो जी अग्नि दो जी, रस्तियां करो जी, खत्म करो जी, अरदास करो जी। ये हालात भगवान ने ये भी मैसेज दे दिया, लेकिन आज भी वो लोग उस चीज से बाहर नहीं निकलते हैं कि जी ये कुआरा था, इसको वहां ही लेके जाना, परमंडल ही लेके जाना जी, इसका वहां ही होगा संस्कार। उस वक्त एक ही सहारा था, तो एक सहारा तो आपका ट्रस्ट बन के सामने आया, और आपका ट्रस्ट भी और जम्मू के कुछ और भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन सामने आई, जैसा आपने बहुत काम किया उस दौरान, जैसा आपने बताया और पता भी हमें चला। हॉस्पिटल में क्या पोजीशन थी? हॉस्पिटल में जो जाता था वो भी सोचता था शायद मुझे जिंदगी मिल जाए। आपकी भी यही कोशिश होती थी, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता या फोन आता था या कुछ ऐसी चीज देखते थे, आप उससे हॉस्पिटल पहुंचाए ताकि इसको जिंदगी मिल जाए। वो दूसरी बात है कि जिंदगी मिले या न मिले, वो वहां की दूसरी बात होती है। क्या जिस आस को लेके ये हॉस्पिटल जाते थे वो आस वहां पूरी होती थी? देखिए सर, जो हॉस्पिटल के हम अगर अंतर की बात करें, वो तो आपने भी देखा है कि जो हालात उस टाइम बने, एक तो ऑक्सीजन की बड़ी कमी थी जी, एक तो मेडिसिन की कमी थी, दूसरा स्टाफ की कमी थी। मैं देखता था वार्ड में नर्स बहनें, 2-2 बहनें 8वीं ड्यूटी देती थी, 4 बजे तक पानी का गिलास नहीं पीती थी, क्योंकि में सब बंद होता था। और मुझे खुद बोलते कि हमें जितना इंजेक्शन मेडिसिन आएंगे हम लगाएंगे। उस टाइम एक तो मेडिसिन की बड़ी कमी थी और सबसे बड़ी थी ऑक्सीजन की वजह से। दूसरा एक एम्बुलेंस की बहुत बड़ी कमी थी हॉस्पिटल के अंदर। कई पेशेंट हमने अपनी गाड़ी में वहां पे पहुंचाए काफी ज्यादा। और एम्बुलेंस का ये था कि इतनी लूट मार पड़ी थी कि आदमी का बिजनेस बंद था, वो कहां से 10-15 हजार देगा। उसके बाद जहां से अगर पंजाब किसी पेशेंट को जाना था, अमृतसर शिफ्ट होना था, उसके लिए भी लोगों के पास पैसे नहीं थे। वो बड़े माड़े हालात है कि जो फैसिलिटियां एक चीज हमें सीखने को मिलनी चाहिए थी हॉस्पिटल के अंदर, जो पिछले साल हुआ। नेक्स्ट ऐसी कुछ हालात बने तो बंदा पूरा प्रिपेयर होना चाहिए, कि विश्वास होना चाहिए। लोगों को एक हॉस्पिटल से ना विश्वास उठ चुका है। जी जी। ये हर इंसान यही बोलते हैं, नहीं यार मेरा इलाज ना अमृतसर हो जी, चंडीगढ़ हो जी, दिल्ली हो, बख्शी नगर नहीं लेके जाना, कोई पता नहीं वापस आना या नहीं आना, क्योंकि लोगों के दिल में एक डर बैठ चुका है। वो इसकी वजह ये है कि देखिए कि अगर इंसान को लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, स्पाइनल कार्ड की प्रॉब्लम है, आइज की प्रॉब्लम है, या किसी की बाजू कट जाती है, तो सीधा वो अमृतसर जाता है, लुधियाने जाएगा, पीजीआई चंडीगढ़ जाएगा। वहां पे उसको एक ना होना नहीं होना वो बात की बात है, लेकिन एक विश्वास होता है कि घर वालों को पता नहीं यार इंसान को हमने भेज दिया, वो ठीक होके आ जाएगा। अगर बख्शी नगर में भेजोगे तो डर सताता रहेगा, यार पता नहीं आना है या नहीं आना। ये एक बड़ा डर लोगों के अंदर बख्शी नगर में बना हुआ है, क्योंकि वो फैसिलिटियां जो पंजाब में वो जम्मू में नहीं दे सके हैं। और देखिए छोटी छोटी बात, अगर एक्सरे की बात करें, सीटी स्कैन की बात करें, या अगर आप अल्ट्रासाउंड की बात करें, यहाँ के जो टेस्ट अगर आप करा के अमृतसर जाते हो, वहां पे ये वैलिड नहीं, वो ये मानते नहीं है डॉक्टर, क्योंकि उन्हें अपनी नई टेक्नोलॉजी है, नई मशीनें और छोटे छोटे हॉस्पिटल है वहां पे। देखो आप अमृतसर में जाओ, 10 मरले में हॉस्पिटल बना होगा, कितना अच्छा वो ट्रीटमेंट देते हैं वहां पे। जम्मू में क्यों नहीं है वो सिस्टम? ये कमियां गवर्नमेंट को देखनी चाहिए कि वो जो कमियां वो बख्शी नगर से खत्म हो, और जो लोग बाहर जाते हैं इतना पैसा खर्च करते हैं वो जम्मू में लोग करें। और जम्मू के लोगों को एक ना पहले विश्वास दिलाना होगा कि हमारा जो बख्शी नगर की बिल्डिंग है बहुत अच्छी, इसके अंदर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। और इतनी बड़ी बिल्डिंग होने के बाद भी डर भी है तो क्या फायदा है। आज हमारा ये मुलाकात का जो प्रोग्राम था एक मकसद का लेके चला है, क्योंकि जो हालात थे उस वक्त उसको एक बार फिर तरोताजा हम करना चाहते थे। हम चाहते थे कि शीतल सिंह जी आप सबको ये बताएं कि उस हालात में क्या पोजीशन थी, किस तरह लोगों के साथ, लोगों को बीमारी के साथ जूझना पड़ा, माँ बाप को बच्चों के साथ, बच्चों को माँ बाप के साथ, यहाँ तक कि बच्चों ने माँ बाप को स्वीकार करना छोड़ दिया, खुद वहाँ जाना नहीं। ये सारे हालात बने थे। मकसद ये है कि एक बार फिर कोरोना भारत में दस्तक दे चुका है ओमिक्रॉन के नाम से,
जम्मू कश्मीर के अंदर कभी भी दाखिल हो सकता है, और हम आज भी वो सब कुछ नहीं कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। मेरा मकसद यही था आज शीतल जी को बुलाने का, कि आप लोगों को हम बता दें कि अगर ऐसे ही आप रहे तो वो पुराना वक्त जो जिसके बारे में शीतल सिंह जी ने आपको बताया, ये उससे भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए अभी भी समय है कि आप अपने आप को संभालें, और इसके साथ साथ प्रशासन को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो विश्वास उनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से उठ गया है उसे बहाल करना है। शीतल जी, फिर जैसे कह रहे हैं कि एक बार फिर कोरोना यहां आ सकता है, इसे ओमिक्रॉन नया नाम दिया जा रहा है, तो आपकी संस्था किस तरह से तैयार है? कुछ भी हो सकता है, हालात कुछ भी बन सकते हैं, उसके लिए आपकी संस्था क्या कुछ करने के लिए तैयार है? क्या फिर एक बार आप सामने आएंगे ऐसे? देखिए सर, मैं तो यही चाहता हूँ कि ऐसा समय ना आए, क्योंकि हमने वो बड़ा टफ टाइम देखा है कि मैं तो घर भी नहीं गया था, कि फैमिली के को मैंने भी छोड़ा था उस टाइम, और मैं चाहता हूँ कि ये दोबारा ऐसा टाइम ना आए। और हमारी जो टीम की तैयारी, जैसे हम पहले सेवा कर रहे हैं, दोबारा भी हम अब लगातार सेवा कर रहे हैं। जैसे मुझे अभी भी फोन आते हैं तो मैं पूरी कोशिश अपनी तरफ से करता हूँ वहां पहुंचने की, मगर यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि ये जो नया वायरल आ रहा है, इससे थोड़ा सेफ्टी रखें लोग। एक तो परमात्मा को याद करें, जो हमारा पुराना कल्चर था, जो पहले का कल्चर था, उसको थोड़ा अपनाएं लोग। ये जो नया कल्चर है इससे थोड़ा अवॉइड करें, अपने बुजुर्गों की इज्जत करें, भगवान को याद करें, और एक दूसरे को प्यार करें, और एक दूसरे की केयर करें। आज के जमाने में केयर नहीं है, हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है, हर इंसान को अपनी पड़ी हुई है, कोई रिश्ते नाते नहीं। आज की डेट में कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, कि जो पहला समय था उसमें प्यार था, मोहब्बत ही लोगों में, और एक दूसरे की केयर थी। आज के जो हमारे लड़के हैं, एक तो नशे की तरफ चल पड़े हैं, नशा बहुत ज्यादा हो चुका है, और नशा इतना फैल चुका है कि लोगों के जो शरीर है वो इतना दम नहीं रखते हैं आजकल। आप देख सकते हो कि वो भी लोग थे जिनकी हम हिस्ट्री याद करते हैं, आज से पहले की आप हिस्ट्री पढ़ो, हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे क्या योद्धा थे, जिनकी बाजू में ताकत थी। लेकिन आजकल के लड़के हैं, जो आजकल की जनरेशन है, एक तो मॉडल जमाने में, एक तो दूसरा ये नशों के बीच में इन्होंने अपना शरीर खराब कर लिया, दूसरा लोगों में इरिटेशन बहुत ज्यादा है, एक दूसरे को प्यार नहीं है। एक दूसरे से प्यार करें और एक दूसरे को अवेयर करें इस चीज से कि ये जो कोरोना है, ये मैंने देखा कि हॉस्पिटल के अंदर, मैं तो किसी टाइम जब संस्कार करने जाता था, मैंने तो कभी पीपी किट नहीं पहनी, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही थी स्किन में, इसलिए मैंने पीपी किट नहीं पहनी। लेकिन मैंने मास्क नहीं खोला, जब तक मैं हॉस्पिटल के अंदर रहा, मैं लगातार 2 मास्क पहन के अंदर जाता था। और मैं लोगों को उस टाइम भी मैसेज देता था कि जब मैं बाहर से बाहर आता था, तो अगर मैं न्यूज चैनल में मैंने मैसेज दिया, यही दिया कि मास्क मत उतारें, क्योंकि मास्क से हमें 2 बेनिफिट है, एक तो एक वायरल का और दूसरा पोल्यूशन का। एक तो अगर हम मास्क पहन के रखेंगे, पोल्यूशन हमारे अंदर नहीं जाएगा, जितनी जम्मू में डस्ट है, जितनी गाड़ियों का धूल है, वो डस्ट हमारे अंदर नहीं जाएगी। डस्ट से ये होगा कि हमारी कई बीमारियां, हम उस चीज से बचेंगे। और दूसरा कि लोगों को सैर करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, और प्रॉपर अपनी मेडिसिन लेनी चाहिए, और एक दूसरे को प्यार रखना चाहिए कि हम इस दोबारा आफत में ना फंसे, कि दोबारा रिश्ते नाते पानी ना हो। क्योंकि ये कम लोग होते हैं कि जो ये चीज समझते हैं। आप तो इस दुनिया के, आपने तो सारी दुनिया देखी हुई है, मेरे से ज्यादा आपने देखी हुई है, आप तो चीज को जानते हैं कि जो पहले का प्यार था वो आज नहीं रहा। बिल्कुल सही कहा शीतल जी। ये तो एक रहा कि कोरोना के वक्त आपने ये सब इतनी सेवा की, अदरवाइज क्या कर रहे हैं आप? सोशल ऑर्गेनाइजेशन आपकी इस वक्त किसी को जरूरत पड़ती है तो आप क्या करते हैं? देखिए सर, अभी तो हम जैसे काफी बुजुर्गों को हमने एक शेल्टर रूम में रखा हुआ, उनके रहने का, खाने का वहाँ पे हम अरेंजमेंट करवाते हैं। हम बाकी साथियों से थोड़ी गराई शराई करके तो उनको डोनेट करते हैं कि चलो उनका हो। उसके बाद काफी मेरे पास ऐसे केस आते हैं कि जैसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना, किसी के पास पैसे नहीं है, दूसरा के शादी भी हमने करवाई है, पूरी टीम ने करवाई है। उसके बाद छोटे छोटे केस मसले आ ही जाते हैं, रोज कोई ना कोई ऐसा होता है कि जो किसी को जरूरत पड़ ही जाती है। जी। किसी का कार्ड नहीं चल रहा, किसी को एम्बुलेंस की जरूरत है, किसी को मेडिसिन की जरूरत है, किसी ने कुछ ट्रीटमेंट करवाना है। उसके लिए पर दिन ऐसा चलता रहता है कि लगातार सेवा चलती रहती है। क्योंकि अब अगर हम सेवा की तरफ ध्यान दें तो फिर ये तो करनी पड़ेगी ना। तो देखो, ये तो सेवा, अगर दिल में इंसानियत है, आपके दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है, मदद है, तो फिर नेचुरली ये खुद ही मेरा दिल करता है कि जितनी ज्यादा मैं करता रहूं। मैं इस चीज में बड़ा खुश हूँ। शीतल जी, मैं आप
हमारे दर्शकों को अपना फोन नंबर जरा शेयर कर दें, कभी भी उनको जरूरत पड़े तो जी, आपको सर। कैसे कांटेक्ट करेंगे? देखिए सर, मेरा नंबर है 9858006262। एक बार फिर repeat कीजिए। 9858006262। किसी को भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन को वो संपर्क कर सकता है फोन नंबर पे। शीतल जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने पीपी न्यूज लाइन की तरफ से, क्योंकि आप सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि भगवान ना करे ऐसा वक्त आए, हम भी ये कहते हैं भगवान ना करे ऐसा वक्त आए, लेकिन जो चीजें सामने आती हैं उसको देखकर हम आंखें नहीं बंद कर सकते। जो चीज आ रही है उसको हमने झेलना है, उससे पहले कि वो हम पर भारी पड़े हमें संभलना चाहिए, हमें उसे देखना चाहिए। और सचमुच अगर आज समय है, अगर जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त कोई केस नहीं है तो हमें उसके लिए देखना चाहिए, कल को केसेस आ जाते हैं तो फिर कैसे हालात बनेंगे। इसके लिए हमें अभी से तैयार रहना चाहिए और बिल्कुल जैसे एसओपी है उनका पालन करना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट ने बताया है। आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।